बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का लेक्चर है जिसमें हम 15 चैप्टर को देखेंगे। जो लास्ट टाइम हमारा रिमेनिंग रह गया था उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब देखें जी, हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ इन एक्सएमएल है। बेसिकली एट्रीब्यूट्स इन एक्सएमएल। recall that HTML tag we have attributes to give additional information such as src and alt in image। बेसिकली ये एक इमेज क्रिएट करने का फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं हम लोग टैग, इमेज टैग बेसिकली। और इवेंटेड टैग्स XMLs कैन आल्सो हैव एट्रीब्यूट्स, दे हैव द सिमिलर फॉर्म एंड दे हैव बीन इनसाइड कोटेशंस मार्क्स। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है कि HTML टैग में जब हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम उसका वो इमेज टैग वाला यूज़ करते हैं, मतलब इमेज को लिंक करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह लाइव जब होगी क्लासेस तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे एक इमेज को आप HTML में टैग करते हैं या एक इमेज को लिंक करते हैं इन योर HTML कोड। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इसी तरह XML में भी है, आप लोग सिंपल कोटेशन यूज़ करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस पर ऐसे करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। यहाँ पर देखें, अब आपको नज़र आएगा। वैसे आपने अगर बुक्स रखी होंगी पास तो आप लोगों को साफ साफ समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है एंट्री लोकेशंस, आगे लिखा हुआ है रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, देन एंट्री आगे उसने क्लोज कर दिया। देन हमारे पास पेयर्स में दिया हुआ है एंट्री लोकेशन शाहो, उसके बैनरी नेसो बिस्ट्रो एंट्री दिस। फॉर एग्जांपल ये क्या कर रहा है, ये एक लोकेशन है, उसको वो एक क्लास क्रिएट कर रहा है और देन उसको क्या कर रहा है, सिंगल कोटेशन में आगे शो कर रहा है। उस शाहो फॉर एग्जांपल एक प्लेस है, उसको लोकेशन को क्या कर रहा है, आउटपुट में शो करवाना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, एक क्लास उसने क्रिएट कर दिया है और उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट उसको फॉलोअप करो। अब यहाँ पर देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इफेक्टिव डिज़ाइन विद HTML टैग, इफेक्टिव डिज़ाइन विद XML टैग। सॉरी, अब XML टैग्स के डिज़ाइंस बेसिकली इफेक्टिव टैग्स जिसको हम लोग यूज़ करते हैं XML के, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे। अब XML मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो बड़ी ईजी सी है, जिसमें आपको ज़्यादा रेंडमाइज नहीं जाना पड़ता, आप लोग अपनी विश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट वो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है XML इज़ वेरी फ्लेक्सिबल वे टू एनकोड मीटर डाटा। बेसिकली ये एक मीटर डाटा को एनकोड करने में बड़ा हेल्पफुल है, बड़ा फ्लेक्सिबल है, हम इजीली उसको एनकोड करके हम लोग कर सकते हैं। एनकोड और डिकोड मैं आप लोगों को शायद पढ़ा चुका हूँ पहले। इनक्रप्शन जो हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, इनक्रप्शन मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफिकेशन रूल्स लेबल डाटा विद टैग्स कंस्टेंटली। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यू कैन चूज़ वट एवर टैग्स नेम्स यू विश टू नेम डाटा, बट वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन अ टैग फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाटा यू मस्ट ऑलवेज सराउंडेड दैट काइंड ऑफ डाटा विद दैट टैग। बेसिकली इसको मैं आपको समराइज़ करके बताता हूँ कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने एक टैग, मैंने आपको ये बोला ना कि आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी टैग चूज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर उस टैग को एक दफ़ा कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी पेज या कुछ भी बनाने के लिए यूज़ कर लिया है कि ये टैग मेरा हेड टैग के लिए यूज़ हो रहा है, ये टैग मेरा इस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो आपने फिर जब उसको यूज़ करना है प्रोग्राम में तब तक उस टैग का वही काम होगा जो आपने स्टार्ट में शुरू में उसको दिया होगा। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा कि आप लोग पहले उस टैग को किसी और तरीके से यूज़ करते रहो, फिर बाद में क्या करो, फिर बाद में किसी और तरीके से यूज़ करते रहो। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या आ जाता है कि ग्रुप डाटा रेफरेंसिंग ऑन एन एंटिटी enclosed in a pair of tags, all tag data referring to the same thing, grouping it, keep it together। बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है, enclosed in a pair of tags, all tags data referring to the same thing। बेसिकली आप लोग जब टैग्स क्लोज करते हैं तो वो टैग क्या होना चाहिए, वो उस चीज़ को रेफ़र कर रहा हो जो चीज़ आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं यूज़र को या जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वो यहाँ पर क्या रहा है आपको, ग्रुपिंग इट, कीप इट ऑल टुगेदर। बेसिकली आप लोगों को पता है कि ऑल ग्रुपिंग इट कीप्स इट ऑल टुगेदर। बेसिकली आप लोग जब ग्रुप टुगेदर काम कर रहे हैं तो वो सारे क्या होंगे, साथ होंगे, ये तो कॉमन सी बात है, आप लोगों को भी पता होगा। बट द आइडिया इज़ मच मोर फंडामेंटल। ग्रुपिंग मेक्स एन एसोसिएशन ऑफ टैग्स डाटा आइटम्स एज बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर एज द फीचर ऑफ द सेम थिंग्स। बेसिकली मुझे एक बात बताएं कि आप लोग फर्दर आगे जाएं, मैं आपको बताता हूँ, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि
आप लोग अगर चाय बना रहे हैं तो चाय में आपने पत्ती डालनी है, तो पत्ती अगर माइंड में आ रही है तो आप लोगों की चाय माइंड में आएगी। अगर चीनी माइंड में आ रही है तो उसकी डिफरेंट चीज़ें माइंड में आ सकती हैं, ठीक है ना, वो टैग्स ग्रुप टुगेदर है। मगर अगर मैं पत्ती चीनी जोड़ दूँ तो वो क्या होगा, वो बेसिकली चाय पे ही जाएगा। तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो टैग्स हैं वो ग्रुप टुगेदर हैं, जब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं तो वो एक दूसरे को ही टैग्स को रिलेटेड होंगे, तो एक दूसरे के फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है, एक फीचर्स को बता रहे होंगे कि ये टैग ये वर्किंग करता है, ये टैग ये वर्किंग करता है, और वो आपस में कंबाइन वर्किंग में कलेक्शंस। अब कलेक्शन रूल है बेसिकली, when you have several instances of the same kind of data and closes them in a tag, again it keeps them together and implies that they are instance of the same type। बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अगर आप मज़ीद डाटा मतलब उसी टाइप का डाटा सेव करते जाएंगे तो वो यहाँ पर वो आपको क्या कहेगा कि ये उसी डाटा का इंस्टेंस है और आगे फर्दर हो रहा है, ठीक है। इससे आप कह सकते हैं कि डाटा अबाउट डाटा मीटा डाटा क्यों होता है, क्योंकि आप एक डाटा की इंफॉर्मेशन दूसरे डाटा से अगर ले रहे हैं तो वो डाटा अबाउट डाटा हो जाता है, तो उसको हम मीटा डाटा बेसिकली कहते हैं। तो यहाँ पर वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप टैग्स अगेन एंड अगेन यूज़ करते जाएंगे तो वो उसी को आगे रिलेट करते करते एक रिलेशन में चलता जाएगा और उसी के इंस्टेंट्स को वो आगे क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा या आगे फर्दर यूज़ करेगा। नेक्स्ट है जी दी एक्सएमएल ट्री। दी एक्सएमएल ट्री है बेसिकली टेबल्स एंड एंटिटीज़। बेसिकली एक्सएमएल ट्री को पहले देख लेते हैं। दी रूल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सएमएल्स एंड कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हायरार्किकल डिस्क्रिप्शन। हायरार्किकल डिस्क्रिप्शन है जी, हायरार्किकल मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकंड ईयर की बुक में, जिसमें आपने हायरार्किकल मॉडल डिटेल में पढ़ा होगा कि हायरार्किकल मॉडल किस तरह वर्किंग करता है। आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप उसको काइंडली जाकर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हायरार्किकल मॉडल क्या है। और अगर मुझे याद है तो शायद मैंने भी आपको गाइड किया हुआ है इस बुक में भी हायरार्किकल मॉडल के अकॉर्डिंगली कि वो कैसे वर्किंग करता है। अब यहाँ पर देखें जरा एक्सएमएल टैग का, एक मिनट रुक जाए जी, मैं लगता है ज़्यादा ऊपर चला गया। हाँ, डाटाज एंड एंटिटीज़ बेसिकली टेबल्स एंड एंटिटीज़ है हमारे पास। यू हैव सीन हाउ you can record metadata about a collections of data value using XML tags for a moment. Let's see asides the topic of tagging and XML focus directly on the database tables systems. Generally, I want to understand these concepts of the database organization of the same values of metadata, not simplify the way to encode the structure with tags. We will return to tags in chapter number 16. बट फॉर नाउ थिंग्स ऑफ आर दी टेबल प्योर एंड सिंपल। बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आप लोगों का डाटा जो है वो डाटा अबाउट डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है डाटा को कि क्या करना है। अब यहाँ पर अगर इस फिगर को आप देखें तो आप लोगों को पूरा ऊपर का जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये एक ट्री टाइप ही बना हुआ है ना। यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल एक रूट है, फिर उसके बाद आगे से उसकी दो उसने क्या किए ब्रांच छोड़ दी हैं, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट उसने फिर 2 कर दिए हैं, फिर 4, फिर 6, फिर अब तो बढ़ती जा रही हैं डाटा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मकसद क्या है। अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपका एक डाटाबेस क्रिएट हुआ है जो रिफा यूनिवर्सिटी का डाटाबेस क्रिएट हो गया, तो अगर आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस करेंगे, तो अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो पहले वाला है, अगर आप फर्स्ट वैल्यू को यूज़ करें गो फीचर्स के बाद, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल टीचर आ जाता है और यहाँ पर नीचे क्या आ जाए, स्टूडेंट आ जाए। यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये स्टूडेंट आ गया, यहाँ पर ये स्टूडेंट आ गया, STD लिख देता हूँ, और यहाँ पर ये क्या आ गया, टीचर आ गया, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो डाटा है ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाटा होगा और ये जो डाटा है ये टीचर के रिकॉर्ड का डाटा होगा। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी सिमिलर होंगी जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि ये डाटा जब टीचर स्टूडेंट को प्रोवाइड करना चाहेगा, मतलब क्विज़ के मार्क्स लगाएगा, तो वो स्टूडेंट को भी यहाँ से ऐसे शो हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ से भी यहाँ से ऐसे क्विज़ के मार्क्स शो होते जाएंगे, इसी तरह यहाँ से भी शो होते जाएंगे मिड टर्म के मार्क्स, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप लोगों को शो होते जाएंगे मार्क्स और आप फर्दर उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है, कुछ क्लियर हुआ है पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं जी अब एंटिटीज़ के ऊपर। हाँ जी, क्लियर। बैक टू टॉपिक आ जाते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंटिटीज़ एंड कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटिटीज़ एंड कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक्स
एंटिटीज़ बेसिकली यहाँ पर देखें डेटाबेस टेबल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज़, बेसिकली डेटाबेस टेबल्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज़। जो डेटाबेस में टेबल होते हैं वो किस की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर होते हैं, एंटिटीज़ को स्टोर कर सकते हैं, करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पर एक टेबल देखेंगे आप लोग, अगर मैं आपको टेबल से क्लियर कर दूँ, यहाँ पर देखें, ये देखें एक टेबल आपके पास प्रोवाइड किया गया है। अब आपके पास पहले आईडी है, देन आइसलैंड नेम है, उसके बाद एरिया है, उसके बाद आई थिंक सो मुझे क्लियर नहीं शो हो रहा, यहाँ पर देख लें। नेक्स्ट उसने प्रोवाइड कर दिया विड्रॉ वाला, हाँ विंड वर्ड आइसलैंड। बेसिकली यहाँ पर देखें नाउ अ लिटिल मोर precisely a database table contains a set of things with common attributes that uniquely identify each one। बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आप लोगों के पास नीचे जो टेबल प्रोवाइड किया गया, अगर आप उसको देखें तो यहाँ पर वो आपको ईच टेबल में ईच आइसलैंड की इंफॉर्मेशन जो है ना सेपरेटली प्रोवाइड कर रहा है, और वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू रेंडमाइज थिंग। जब आपके पास पड़ी हो आपको मुश्किल होता है देखना। अब आप इस चीज़ को तो मानेंगे कि अगर एक डेटाबेस आपके पास क्रिएट किया गया, आपने क्रिएट किया फॉर एग्जांपल, और अगर वो रैंडमाइज पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे ही ऊपर नीचे करके पड़ा हुआ है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको किसी चीज़ को ढूंढना या आपको बनाना। उससे बेहतर यह है कि आप उसको क्या करें, एक डेटाबेस क्रिएट करें जिसमें आप उसको क्या करें, सब चीज़ों को ऐसे पास करें कि वो डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया है या जो डाटा क्रिएट किया है वो क्या हो, वो आपको शो इन अ फॉर्म ऑफ टेबल विच इज़ वेरी एफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आपका रिज़ल्ट जब भी आपको शो होता है तो वो टेबल की फॉर्म में शो होता है। वो क्यों टेबल की फॉर्म में शो करते हैं, ताकि अगर आपकी कोई भी गलती है तो वो वहाँ पर क्या हो, सॉल्व हो जाए। और इसका बेनिफिट भी एक होता है कि अगर टेबल की फॉर्म में यूज़ हो रहा है तो आप लोग उसको कैलकुलेट भी किसी फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल पढ़ी हुई है आपने अगर थोड़ी बहुत भी, तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सेल में क्या होते हैं, कुछ फार्मूलास हम इस तरह लगा लेते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसी तरह डाटाबेस में भी फॉर एग्जांपल हम लोग सम अप करने के लिए या डिवाइड करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए हम उसको ऐसे फार्मूलास लगा देते हैं जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका रिजल्ट कार्ड जो होता है ना ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, और उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आप लोगों के पहले जब आप छोटे होते थे तो आपके रिपोर्ट कार्ड या रिज़ल्ट कार्ड जो बनते थे वो विद द हेल्प ऑफ टीचर्स बनते थे, मतलब टीचर्स उनको बनाते थे और फिर बाद में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते थे। हाँ, उसमें मिस्टेक भी होती थी। आज भी जब हम लोग अपलोड मार्क्स करते हैं तो माइट भी इशू हो जाए कि हाँ सर जी मेरे मार्क्स गलती से लग गए हैं, ऐसे लग गए वैसे लग गए हैं, मगर यह है कि वो ह्यूमन एरर हो सकता है, मगर यह है कि अगर सिस्टम एरर कह सकते हैं तो वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है कि वो सिस्टम एरर ना होगा। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटिटीज़ हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटिटीज़, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटिटी डिफाइनिंग अ टेबल एज रो ऑफ थिंग्स यू विल tell apart to be by the fixed set of values। बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है डिफाइनिंग टेबल एज रो ऑफ थिंग्स यू विल टेल अपार्ट अ फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज कार्ड एट, आगे लिखा है उसमें एट्रीब्यूट्स, कि जो चीज़ें आप लोग फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज़ में दे देंगे, किसी भी थिंग को, किसी भी पार्ट को बता देंगे, तो वो क्या हो रहा है, आगे वो आपको एट्रीब्यूट शो करवा रहा है। अब नेक्स्ट देखें, इट नेवर मेक्स अ सेंस इफ़ यू आर नो रोज एट ऑल। बेसिकली यहाँ पर मैंने वही बात आपको जो बोली है कि डाटाबेस आप लोग क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आपका बेनिफिट होता है। तो वो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर एक भी रो नहीं होगी तो उसका कोई भी मतलब क्या कह सकते हैं, उसका कोई भी एफिशिएंसी नहीं है, उसका कोई भी इवन सेंस क्रिएट नहीं होती कि आप लोगों ने एक ऐसा डाटाबेस क्रिएट किया जिसमें कोई टेबल या जिसमें कोई रो ही नहीं है, और रो से ही डाटा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो रो में ही लिखा होता है कि आप लोगों का पहले नेम, फिर फादर नेम, फिर उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, फिर आईडी, फिर आपके सब्जेक्ट्स, फिर उनके मार्क्स, ठीक है, तो ये रो में लिखा होता है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपके CMS पे मार्क्स अपलोड हो चुके हैं आप बिफ़ोर मिड, ठीक है, आप उनको काइंडली जाकर देख लें कि बिफ़ोर मिड आपने जो कारनामे किए थे वो आप लोगों के अपलोड हो गए हैं बेटा। आप लोगों ने लाजमी जाकर अपने मार्क्स चेक करके मुझे बता देना है। नेक्स्ट है जी, everyone is different। basically is same like that, everyone is different from each other। there are few limits on what entities can be, but some things are not, some things are not।
अब बेसिकली यहाँ पर एवरीथिंग इज़ एवरीवन इज़ नॉट डिफरेंट, इज़ डिफरेंट बेसिकली, सॉरी इज़ नॉट मैंने बोल दिया, इज़ डिफरेंट बेसिकली। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अब हर चीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है, हर बंदे की माइंडसेट क्या होती है, डिफरेंट होती है। प्रोफेशनलिज्म में हर बंदा क्या करता है, काम डिफरेंटली करता है, डाटाबेस डिफरेंटली क्रिएट करता है। आप लोग वेबसाइट भी देखते होंगे या डाटाबेस डिफरेंट देखते होंगे, तो हर साइट की अपना डाटाबेस क्रिएट किया गया है अपने वे से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लॉगिन करना है तो किसी वेबसाइट ने क्या दिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम किसी ने दिया हुआ है कि पहले अपना नेम लिखें, फिर फादर नेम लिखें, दैन दिस फ़ोन नंबर, दैन दिस अप टू सो ऑन। बट मेजॉरिटी का क्या होता है, सेम होता है पाथ के। हम लोगों ने ये डाटाबेस क्रिएट किया तो इसकी यही वे से हम लोग यूज़ करेंगे इसको। द साइंस ऑफ टेबल्स, द साइंस ऑफ टेबल्स, आप चलते हैं द साइंस ऑफ टेबल्स पे। कैन देयर बी अ साइंस ऑफ टेबल्स? एब्सोल्युटली, एज वी एंड वी ब्रीफली चेक it out to explain how some computation magic that you use daily works. Our goals is to understand its main idea, not to become an data scientist. बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आप लोग कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो आप लोगों को पता भी नहीं होती कि ये हुई कैसे हैं, ठीक है ना। तो टेबल्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं। अब रिलेशनल डाटाबेस टेबल बेसिकली एक वो आपको एग्जांपल के तौर पर बताएगा। यहाँ पर देखें नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि आप लोगों ने रिलेशनल डाटाबेस टेबल एक दिया हुआ है आपके पास। अब उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाय द साइंस ऑफ टेबल्स आई रेफर्स टू स्टडी द रिलेशनल डाटाबेस। द प्रीवियस सेक्शंस इंट्रोड्यूस entities and database table with some cares because they are what related relational database are built together. Basically relational database क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, जो टेबल्स में और रोज़ और कॉलम्स में क्रिएट की जाता है, उससे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब रिलेशनल डाटाबेस में हम लोग टेबल्स, रोज़ और कॉलम्स यूज़ करते हुए एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं जिससे हम फर्दर आपस में लिंक भी कर सकते हैं और फर्दर यूज़ भी कर सकते हैं। बड़े बड़े जो डाटाबेस क्रिएट होते हैं वो RDBMS जिसे हम कहते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही क्रिएट होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आज आपका टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट ऑनवर्ड जो भी है आप लोगों ने इसको खुद रीड आउट करना है। स्मॉल एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं, आप लोगों ने उन्हें पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस में फिजिकल एंड लॉजिकल डाटाबेस। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस में हम लोग देखते हैं दो चीज़ें, फिजिकल और लॉजिकल, ठीक है। फिजिकल डाटाबेस बेसिकली दिस डाटाबेस फिजिकल एंड दिस डाटाबेस लॉजिकल। फॉर एग्जांपल फिजिकल डाटाबेस हम लोग लिया है, क्रिएट किया है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फिजिकल और लॉजिक क्या होता है, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर चलते हैं, पहले फिजिकल डाटाबेस को देखते हैं। फिजिकल डाटाबेस, द फिजिकल डाटाबेस इज डिजाइंड बाय द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन अ वे दैट मेक्स द डाटाबेस फास्ट टू एक्सेस। बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से क्रिएट करता है एक्सेस करने के लिए, फॉर फास्ट एक्सेस। मोर इम्पॉर्टेंटली द फिजिकल डाटाबेस इज सेट अप टू अवॉइड रिडंडेंसी दैट इज डुप्लीकेसी और डुप्लीकेटली इंफॉर्मेशन। अच्छा ना, कोई मसला नहीं सर, बैठे। अच्छा जी कोई मसला नहीं सर, ऑन कर दी मैंने। अच्छा यहाँ पर देखें जी, नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, वो क्या कह रहा है, डाटा रिडंडेंसी को अवॉइड करनी। डाटा रिडंडेंसी क्या चीज़ है, मैं आपको डाटाबेस क्रिएट करने से पहले ही बता चुका था कि डाटा रिडंडेंसी एक ऐसी चीज़ है। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल एक डाटा आपका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो मैंने सिखाया था आपको, ठीक है, वो डाटा रिडंडेंसी को ही क्रिएट करता था कि आप लोगों का स्कूल सिस्टम में नाम और था, जब आपका मतलब बोर्ड में नाम गया आपका और चेंज हो गया और फिर आपने क्या किया, पेमेंट करके दोबारा नेम को अपने रिप्लेस करवाया विद योर ओरिजिनल नेम। तो ये डाटा रिडंडेंसी है, डाटा रिडंडेंसी क्रिएट होती है और डुप्लीकेशन इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हम इनको अवॉइड करने के लिए डाटाबेस क्रिएट करते हैं। इट सीम्स ऑब्वियस दैट द डाटा should not be stored repeatedly because it was waste of space, but this space is extremely cheap. बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि हम इसीलिए इस डाटाबेस को यूज़ करते हैं कि हम लोग क्या करें कि जितना कम रिपीटिव डाटा यूज़ हो सके उससे हम सेव करें, और जितने भी मतलब डिस्क को मतलब एक किस्म का कह सकते हैं कि आप लोग
जितना भी कम यूज़ करें उतनी मेमोरी यूज़ करनी है और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम भी लेना है। वेस्ट स्पेस कैसे कह सकते हैं हम लोग कि आप फॉर एग्जांपल रिपीटेंटली एक ही बंदे का बार बार वही डाटा सेव करते जा रहे हैं, तो वही जब डाटा आप बार बार सेव करते जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है आपको, और वो उल्टा आपको क्या करेगा, स्पेस को बढ़ाता जाएगा और आपका डाटा रिडंडेंसी भी इसमें क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, rather if data is stored in multiple places in the physical database, there is a good chance that is when it change in one place it will be not change to the next place। बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा था कि अगर आपका डाटा 2-3 जगहों पे पड़ा हुआ है, मैं इसीलिए डाटाबेस क्रिएट करने की बात कर रहा था कि अगर आपका डाटाबेस 2-3 जगहों पे पड़ा है तो इट विल बी हैपन कि अगर एक जगह पर डाटा चेंज हुआ है तो वो माइट भी दूसरी जगह पर चेंज ना हो। लास्ट सेमेस्टर के कुछ बच्चों को नेम का इशू आ रहा था कि उनके स्पेलिंग का इशू था, तो मैं क्या करता था, सिर्फ पोर्टल आईडी से क्या करता था, उस कोऑर्डिनेटर आईडी से सिर्फ नेम चेंज करता था, तो वो नेम जो चेंज होता था वो यूनिवर्सिटी के पास भी नेम चेंज हो जाता था, मेरे पास भी चेंज होता था और स्टूडेंट के पास भी चेंज होता था। तो वो तीनों नाम क्या होते थे, चेंज हो जाते थे विद द हेल्प ऑफ वन क्लिक। और आप लोग इस चीज़ को देखें कि आप लोगों का नेम अगर कोई इशू कर रहा है तो आप लोग नेम चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस प्रोवाइड की गई हुई हैं अभी के LMS में या CMS में, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें जी, इससे इनकन्सिस्टेंसी जो होती है डाटा की क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास फिजिकल, अब लॉजिकल पे चलते हैं। दी लॉजिकल डाटाबेस शोज यूजर्स व्यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे नीड एंड वांट। बेसिकली यहाँ पर देखें, द लॉजिकल डाटाबेस शोज यूज़र द व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे नीड एंड वांट। बेसिकली अब इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने मार्क्स देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, असेसमेंट्स में जाकर क्लिक करें तो आपके मार्क्स आपको शो हो जाएंगे। तो ये लॉजिकल डाटाबेस आपको प्रोवाइड करता है आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपको आगे मतलब फर्दर यूज आप लोग यूज़ कर सकते हैं या उसे आप हेल्पफुल हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा अपने मार्क्स जाकर चेक कर लें, तो आप लोग अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, उसके बाद अपने असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर के जितने भी मार्क्स लगे होंगे वो सारे आपको शो हो जाएंगे और वो लॉजिकल डाटाबेस ही आपको शो करवाएगा। इट डज़ नॉट एग्जिस्ट परमानेंटली बट इट क्रिएटेड फॉर दी फ्रेश एवरी टाइम दे लुक एट दैट। अब बेसिकली अब मैं डाटाबेस में क्या करता हूँ, मिड टर्म के पेपर अपना से अपलोड करता हूँ, तो वो मिड टर्म के भी अब आप लोगों को शो होंगे। अब उसके बाद असाइनमेंट नंबर 3 भी हो रही है, असाइनमेंट नंबर 4 भी हो रही है। दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग एवरीवन a copy of address it retrieved from the copy stored in the physical database। बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि कॉपी एड्रेस आपको प्रोवाइड कर देगा जो फिजिकल डाटाबेस में आप लोगों ने लिया हुआ है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। आज थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया बट मैंने आज चैप्टर कंप्लीट करना था। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।